डियर स्टूडेंट्स, आज बीएससी पार्ट फर्स्ट में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में हम एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमसे इससे प्रीवियस क्लास में भी हमने ये पढ़ा था एल्कीन्स के बारे में कि एल्कीन्स क्या होते हैं और उनका नोमेनक्लेचर क्या होता है, क्या उनका जनरल फार्मूला होता है, कौन सा उनके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये सब हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अब आइसोमेरिज्म होता क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, जब एक ही जनरल फार्मूले से, मॉलिक्यूलर फार्मूले से डिफरेंट कंपाउंड्स को या स्ट्रक्चर्स को हम शो कर सकें, तब हम उसको आइसोमेरिज्म कहते हैं, है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं, इनका जो जनरल फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n होता है ना। तो इसमें तो यानी कि किसी का भी अगर कोई जनरल फार्मूला तो वो है, और उससे हम दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स या दो डिफरेंट कंपाउंड्स को बता सकें, तब हम आइसोमर कहते हैं, और उसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। तो जो एल्कीन सीरीज यानी एल्कीन्स क्या, जिनके अंदर डबल बॉन्ड हो, है ना, तो वो जो दो डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं उनको हम एल्कीन्स कहते हैं। लेकिन इनके जो फर्स्ट टू मेंबर्स यानी कि एथीन और प्रोपीन, यानी कि एथीन जिसके अंदर कार्बन 3 कार्बन है, 2 कार्बन है, और प्रोपीन जिसके अंदर 3 कार्बन है, तो उनमें कोई स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाता। लेकिन अगर हम इसके आगे चलें तो जो C4H8 यानी कि 4 कार्बन वाला एल्कीन, तो C4H8 जो है ये दोनों तरह के आइसोमर शो करता है, स्ट्रक्चरल भी और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी इसमें पाया जाता है, जैसा कि हम अभी आगे देखते हैं। अब जैसे एल्कीन है ना, इसमें आप टेबल में देखिए, ये जो एल्कीन है ये है ना एथीन, जिसमें 2 कार्बन है, तो इसमें एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है और 2 ही कार्बन है, तो और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो इसलिए इसमें कोई आइसोमर नहीं शो करता है, सिर्फ इस स्ट्रक्चर से सिर्फ एक ही कंपाउंड जो है एक ही कंपाउंड जो है वो शो होता है, तो इसलिए इसमें कोई आइसोमेरिज्म नहीं पाया जाता है। इसी तरह इसका नेक्स्ट मेंबर है 3 कार्बन वाला, जिसको हम कहते हैं प्रोपीन, है, और कॉमन नेम जिसका क्या है, प्रोपाइलीन। तो प्रोपीन में 2 कार्बन्स के बीच में डबल बॉन्ड है। अब 2 ही पॉसिबिलिटी है, ये डबल बॉन्ड इधर हो या ये इधर हो, है ना, दोनों के बीच में। लेकिन क्या होगा, जब भी हम इसका नाम देंगे तो उसी साइड से स्टार्ट करेंगे, तो यानी कि जिधर भी होगा वो 1 पे ही होगा पोजीशन। जैसे इधर से है, इसको हम इधर से करेंगे 1 2 3, और अगर ये इधर है तो हम इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो भी 1 ही आएगा। तो यानी कि जो प्रोपीन है उसमें भी आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। इसके नेक्स्ट आता है 4 कार्बन वाला, जिसको हम कहते हैं ब्यूटीन, या कॉमन भाषा में कहते हैं ब्यूटाइलीन। अब इसमें देखो, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी शो करता है और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैसे? एक तो ये शो करेगा पोजीशन आइसोमेरिज्म में कैसे, कि इसमें जो है डबल बॉन्ड, देखो इस वाले में, पहले वाले में जो डबल बॉन्ड है वो कहाँ है, यहाँ है, 1 2, 1 और 2 के बीच में, तो हम इसको कहेंगे ब्यूटीन 1, है ना, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है ब्यूटीन 1। और अगर ये सेकेंड और थर्ड के बीच में यहाँ पर हो, जैसे कि इसमें है, तो क्या होगी, काउंटिंग अगर स्टार्ट करें 1 2 3 4, तो 2 और 3 के बीच में है, 2 और 3 कार्बन के बीच में है, तो हम इसको क्या कहेंगे, ब्यूटीन 2। ये रहा, ये ब्यूटीन 2, तो IUPAC नेम होगा इसका ब्यूटीन 2। तो पहले वाला तो क्या है, ब्यूटीन 1, दूसरे वाला क्या है, ब्यूटीन 2, और जबकि दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या है, ये C4H8, तो ये दोनों ही कंपाउंड डिफरेंट हैं। एक को हम अल्फा ब्यूटाइलिन कहेंगे, दूसरे को बीटा ब्यूटाइलिन कहेंगे कॉमन नेम्स में, और IUPAC में ब्यूटीन 1 और ब्यूटीन 2, और ये दोनों ही डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इनके बॉइलिंग पॉइंट्स में देखो अलग अलग है। इसका ब्यूटीन 1 का 266.5 है और इसका 277 है, तो यानी कि इनकी फिजिकल नेचर भी डिफरेंट है।
तो ये है इसका, ये कौन से हो गए? पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्यों? क्योंकि इनके अंदर डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है। इसके साथ ही तीसरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ये, जिसमें कि कार्बन का बेसिक स्केलेटन चेंज हो गया। 3 कार्बन तो एक लाइन में है, जिनमें कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड है और एक सेकंड कार्बन पर ये मिथाइल ग्रुप है। तो इसको हम अगर नाम देंगे तो कॉमन नेम में तो ये है आइसोब्यूटाइलिन। और अगर IUPAC पे देखें तो क्या हो गया? क्योंकि 3 कार्बन एक चेन में, तो ये क्या हो गया? प्रोपीन हो गया। ये डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे और सेकंड पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 मिथाइल प्रोपीन, है ना। और जिसका जो कि बॉइलिंग पॉइंट है वो है 266 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हैं इनके आइसोमेरिज्म। तो ये तो वही स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, यानी कि जो एल्कीन्स हैं वो 2 तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और स्केलेटल आइसोमेरिज्म, या जिसको हम कहें स्केलेटल में, जिसमें स्केलेटन इनका डिफरेंट हो, तब ये होते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। यही कंपाउंड जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करता है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कैसे शो करता है? जैसे ये है ब्यूटीन 2, ये भी ब्यूटीन 2 है ना। लेकिन क्या है कि इसमें अब ये जैसे जब मैंने इसका स्ट्रक्चर बताया था कि ये जो कार्बन होते हैं, जो डबल बॉन्ड के वाले कार्बन होते हैं, इनके बीच में कौन सा होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है। तो जो p ऑर्बिटल जो मैंने पहले बताया था कि जैसे एक कार्बन पे ये p ऑर्बिटल, दूसरे कार्बन पे ये p ऑर्बिटल, है ना। इसको हम डॉट से दिखा रहे हैं 2 पोजीशन। एक पोजीशन वो है कि इसमें दोनों डॉट्स वाला एक साथ ओवरलैप कर रहा है। दूसरे पोजीशन क्या है कि दूसरी पोजीशन में क्या है? ये एक में इधर बॉन्ड है और एक में इधर डॉट है ना। तो अपोजिशन, यानी कि वो पलट के, ये पलट गया। अब जब पलट गया तो इसके साथ जो ये ग्रुप यहाँ पे जुड़े हुए हैं 2, जैसे कि इसमें एक हाइड्रोजन और एक मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है एक मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है एक मिथाइल ग्रुप है। तो ये भी पलटेंगे, यानी कि अगर हम एक कार्बन को पलटेंगे तो उस पर जो 2 ग्रुप हैं जुड़े हुए वो भी पलट जाएंगे। तो एक पोजीशन तो ये होगी जिसमें कि हाइड्रोजन एक साइड पे आए, मिथाइल एक साइड पे आए। दूसरी पोजीशन क्या होगी? हाइड्रोजन एक हो और मिथाइल एक हो, दूसरे हाइड्रोजन हो और मिथाइल हो, है ना, ऐसे हो दोनों। तो अब ये क्या हो गया? जब सेम ग्रुप सेम साइड पे होते हैं तब इनको बोलते हैं सिस आइसोमर, और जब सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे होते हैं तब हम इसको बोलते हैं ट्रांस। और इस आइसोमेरिज्म को हम कहते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, है ना। और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स भी डिफरेंट होते हैं, फिजिकल यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी डिफरेंट होती हैं। जो सिस वाला है उसका 277 है और जो ट्रांस वाला है वो 274 है। तो इस तरह जो ब्यूटीन, जिसका कि जनरल फार्मूला क्या है? C4H8, तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म शो करता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करता है और चेन आइसोमेरिज्म शो करता है ना। तो स्ट्रक्चरल में तो पोजीशन और चेन, और ज्योमेट्रिकल और एक ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। तो इस तरीके से हमें ये देखना होता है कंपाउंड से कि वो कितने आइसोमर शो करेगा, और 2 कार्बन वाला और 3 कार्बन वाला आइसोमरिज्म नहीं शो करता। आगे चलें। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इनके कई सारे मेथड हैं इसको बनाने के, एल्कीन्स को बनाने के। एक बहुत ही कॉमन मेथड जो है वो है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ये है ना। इसमें क्या होता है? जब कोई एल्काइल हैलाइड एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक, ये बात नोट करने की है, अगर कोई एल्काइल हैलाइड एल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है तो उसमें से H और X, यानी कि एक कार्बन से H और उसी के एडजेसेंट दूसरे कार्बन से X
वो निकल जाता है। तो HX का मॉलिक्यूल निकल जाता है दो एडजेसेंट कार्बन से और हमें उसकी जगह एक डबल बॉन्ड आ जाता है जिससे कि हमें एल्कीन मिलता है। जैसे कि ये है 1 ब्रोमोप्रोपेन। जब यहाँ इसकी हम अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराते हैं तो ब्रोमीन यहाँ से और H यहाँ से, इन दोनों से निकल जाता है। तो इसकी जगह यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो और हमें क्या मिल गया, ये KBr मिल गया और H2O मिल गया और प्रोपेन मिल गया। तो ये था प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, यानी कि ब्रोमीन जिस कार्बन पे जुड़ा हुआ है वो प्राइमरी कार्बन है। इसी तरह सेकेंडरी कार्बन, जिसको सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, जैसे कि 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसमें ब्रोमीन किसके साथ जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से, वो 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, सेकेंडरी है और इसका IUPAC नाम क्या है, 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसके साथ हम रिएक्शन करेंगे तो ब्रोमीन तो यहाँ से जाएगा और H या तो यहाँ से जाएगा या यहाँ से जाएगा और दोनों ही पोजीशन में फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा। चाहे तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, चाहे डबल बॉन्ड इधर आएगा, ठीक है, एक ही बात है वो दोनों में। तो हमें प्रोपेन मिलेगा, KBr मिलेगा और वाटर मॉलिक्यूल होगा। इसी तरह टर्शरी 2 ब्रोमो मिथाइल प्रोपेन, ये है ना। इसका जब करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या करेगा, एक तो यहाँ से ब्रोमीन निकलेगा, ये है ना, और एक हाइड्रोजन निकलेगा। चाहे अब तीनों ही जो हाइड्रोजन कार्बन है वो एडजेसेंट कार्बन है, तो यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकलता है। और हर कंडीशन में जो प्रोपेन बनेगा वो फर्स्ट ही कार्बन पे आएगा। तो इस तरीके से 2 मिथाइल प्रोपेन बनेगा। तो इसको रिएक्शन को हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, क्योंकि क्या क्या निकला, डी मतलब निकलना। तो जब किसी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन और हेलोजन निकले तब हम उसको कहते हैं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन और उससे जो प्रोडक्ट मिलता है वो हमको एल्कीन मिलता है, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, इसका मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे होता है, ये 2 तरह का पाया जाता है। 2 एडजेसेंट कार्बन से, एक से हाइड्रोजन निकलना है, एक से हेलोजन निकलना है और हमें डबल बॉन्ड मिलना है। इस तरीके से यहाँ पे पाई बॉन्ड बनना है। तो क्या हुआ, 2 सिग्मा बॉन्ड टूटे, एक ये टूटा एक ये टूटा और एक नया पाई बॉन्ड बन गया, ये वाला। ये है रिएक्शन, जो ओवरऑल बॉन्ड्स का टूटना और बनना हो रहा है। अब ये 2 तरीके का होता है, इनको हम क्या बोलते हैं, ऐसी रिएक्शंस को जिसमें से 2 डबल बॉन्ड टूटकर एक नया छोटा मॉलिक्यूल निकले और उस 2 सिग्मा बॉन्ड कंज्यूम होके और एक डबल बॉन्ड बने और एक छोटा मॉलिक्यूल निकले, तो एडजेसेंट मॉलिक्यूल एटम से, तब हम इसको बोलते हैं 1-2 एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब बाहर निकलना। और क्योंकि एडजेसेंट कार्बन से निकल रहे हैं तब हम इसको बोलते हैं 1-2 मतलब एडजेसेंट कार्बन से, कि 1-2 एलिमिनेशन होता है। तो इसको हम E1, और ये एलिमिनेशन 2 तरह का होता है, एक E1 और एक E2, है ना। जो E1 एलिमिनेशन होता है उसमें यानी कि जो एक बार में एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है ना, तो उसको कहते हैं E1। और E2 रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होती है, जिसके अंदर दोनों मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट और रिएजेंट, दोनों के दोनों साथ साथ रिएक्शन करते हैं और जो रिएक्शन का रेट होता है या स्पीड होती है वो दोनों 2 मॉलिक्यूल्स के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती हैं। तो जो E2 रिएक्शन होता है वो सेकेंड ऑर्डर की होती है, यानी कि जो इसमें रिएक्शन रेट है वो एल्काइल हैलाइड, और हमने अल्कोहल यानी कि बेस लिया, अल्कोहलिक KOH लिया ना, तो वो बेस है। तो बेस और अल्काइल हैलाइड दोनों की कंसंट्रेशन पर रिएक्शन रेट डिपेंड करता है। रिएक्शन कैसे होती है, रिएक्शन क्या होती है, जो बेस होता है वो बीटा कार्बन से, बीटा कार्बन मतलब देखो अभी नीचे दिखाते हैं हम, जो बेस होता है वो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को निकालता है, यानी कि OH और उसके कार्बन के H के बीच में एक वीक बॉन्ड बनता है।
फिर उसके जो नेक्स्ट अल्फा कार्बन है वहाँ से ब्रोमीन निकलता है। तो इस तरीके से ये मतलब हैलोजन निकलता है। तो इस तरह एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है जिसमें बॉन्ड्स का टूटना और नए बॉन्ड्स का बनना साथ साथ होता है, और रिएक्शन रेट दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। देखो जैसे नीचे दिखा रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये है इथॉक्साइड आयन, यानी कि इसमें हमने सोडियम और इथेनॉल लिया, तो सोडियम इथेनॉल के साथ रिएक्शन करके सोडियम इथॉक्साइड बनाता है। जो इथॉक्साइड आयन है वो बेस की तरह काम करता है। अब ये बेस जब इसके 2 ब्रोमोप्रोपेन के साथ रिएक्शन करता है तो हमको क्या मिलता है, हम जानते हैं, प्रोपीन मिलेगा और NaBr बन जाएगा और अल्कोहल बन जाएगा। अब ये कैसे होती है रिएक्शन, देखो नीचे दिखा रहे हैं हम, ये देखो, ये है, इसमें क्या होता है, रिएक्शन जो है इसमें जो रिएक्शन है, रिएक्शन का रेट जो है वो दोनों पे डिपेंड करता है। इसके ये तो है हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन की कंसंट्रेशन पे भी और इथॉक्साइड आयन की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, यानी कि दोनों का साथ साथ रिएक्शन होती है और ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। रिएक्शन कैसे होती है, ये देखो, ये है हमारा इथॉक्साइड आयन। ये इथॉक्साइड आयन बीटा कार्बन पर, बीटा कार्बन मतलब जो एलोजन कंटेनिंग कार्बन है, ये इससे बीटा कार्बन कौन सा हुआ, ये वाला, तो इस पे जो हाइड्रोजन है ना, उसके साथ ये वीक बॉन्ड बनाता है। देखो जैसे ये इथॉक्साइड आयन हो गया, इसका ये बेस की तरह काम कर रहा है। ये यहाँ पे जो हाइड्रोजन था इसका, ये वाला जो हाइड्रोजन था, इसके साथ में वीक बॉन्ड बना रहा है। तो जब ये इसके साथ वीक बॉन्ड है, जिसको हमने डॉटेड लाइन से दिखाया है, और इस हाइड्रोजन का जो कार्बन के साथ बॉन्ड था वो भी वीक हो गया यहाँ पे, ये डॉटेड से दिखा रखा है। फिर कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है, एक नया बॉन्ड पाई बॉन्ड बनना शुरू कर देता है, जिसको कि हमने डॉटेड लाइन से यहाँ दिखाया हुआ है, ये है ना। इसके साथ ही ब्रोमाइड आयन का निकलना, तो ब्रोमाइड आयन जब निकलेगा तो उसका भी वीक बॉन्ड हो जाता है, यानी कि एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाती है जिसके अंदर नया बॉन्ड बनना और पुराने बॉन्ड्स का टूटना दोनों शुरू हो जाते हैं। ये पुराना बॉन्ड ये टूट रहा है, ये पुराना बॉन्ड ये टूट रहा है, ये वाला है ना, ये देखो, ये वाला ये वीक हो गया और कार्बन कार्बन के बीच में एक नया बॉन्ड बन रहा है। तो सभी ये डॉटेड लाइन से दिखाए हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। तो इस जिसमें कि दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इथॉक्साइड आयन भी काम कर रहा है और हमारा जो रिएक्ट मेन रिएजेंट था वो भी यही काम कर रहा है, कंपाउंड जो था हमारा 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, फाइनली क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ चला जाएगा, ये ब्रोमाइड निकल जाएगा, यहाँ पर एल्कीन बन जाएगा, जैसे कि नीचे दिखाया हुआ है। देखो ये देखो, फाइनली ये अल्कोहल बन गया, ये एल्कीन बन गया, ब्रोमाइड आयन निकल गया, ब्रोमाइड आयन सोडियम आयन के साथ रिएक्शन करके सोडियम ब्रोमाइड बना देगा। तो इस तरीके से ये हमारी रिएक्शन मैकेनिज्म है किसकी, E2 यानी कि जिसमें E तो है एलिमिनेशन के लिए, 2 है सेकेंड ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर एलिमिनेशन रिएक्शन है। ये जनरली प्राइमरी एल्काइल हैलाइड्स ज़्यादातर दिखाते हैं, प्राइमरी या सेकेंडरी, है ना। तो जैसे 2 ब्रोमोप्रोपेन है तो ये क्या है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है। और अब आप देखो इस मैकेनिज्म में, क्योंकि जो ये ब्रोमीन है ये वाला, है ना, ये एक मिनट, ये देखो, ये जो ब्रोमीन है ये निकल रहा है एज ए ब्रोमाइड, है ना। तो इस कार्बन पर जितने अल्काइल ग्रुप होंगे, जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप होंगे, वो उतनी ही आसानी से ब्रोमीन को एज ए ब्रोमाइड निकालेगा, क्योंकि जो मिथाइल ग्रुप हैं वो कैसे होते हैं, प्लस आई ग्रुप होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को इस कार्बन की तरफ यूँ पुश करेंगे इस तरफ। तो जितने मिथाइल ग्रुप होंगे उतने ज़्यादा आसानी से कार्बन देंगे और उतनी ही आसानी से ये ब्रोमाइड आयन हमारा बाहर जाएगा, है ना, रिएक्शन होगी। तो इसी वजह से रिएक्शन रेट
किसका होगा, जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है उनका सबसे ज़्यादा होगा। उससे कम कौन का होगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का होगा। उससे कम कौन सा होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का होगा। तो ये हम बता रहे हैं इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर कि जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी, और एक CH3X। ये तो खैर इसमें एल्कीन तो बनेगा ही नहीं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं। तो इस तरह हमने आज पढ़ा कि एल्काइल हैलाइड्स के डिहाइड्रोहेलोजिनेशन से कैसे एल्कीन्स बनते हैं, और कंडीशन उसमें यही कि हम एल्कोहलिक KOH लेते हैं, एक्वस नहीं लेते। एक्वस लेते हैं तो सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट मिल जाते हैं, हमें सब्सटीट्यूशन ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए तो आज हमने पढ़ा E1 मैकेनिज्म। नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे E2 मैकेनिज्म। ओके, थैंक्स।